एक बार एक महाजन को अपना चित्र बनवाने का शौक लगा। उसने एक चित्रकार को बुलवाकर अपना चित्र बनवाने को कहा। महाजन के कहे अनुसार चित्रकार ने महाजन का चित्र बनवाने में बहुत मेहनत की, लेकिन महाजन बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। वह चित्रकार से बोला, यह चित्र ठीक नहीं बना है, इसे दोबारा बनाओ। ऐसे करते करते महाजन ने बहुत सारे चित्र बनवाकर उन्हें गलत बता दिया। अब चित्रकार समझ चुका था कि महाजन चेहरा बदलने में माहिर है और हर बार चित्र बनवाते समय चेहरा बदल लेता है। इसलिए उसने महाजन से अब तक बनाई गई सभी तस्वीरों का मेहनताना मांगा। धूर्त महाजन बोला, कैसा मेहनताना? तुमने अब तक एक भी सही चित्र नहीं बनाया है। जब तुम सही चित्र बना दोगे तो तुम्हें तुम्हारा मेहनताना मिल जाएगा। महाजन की बात सुनकर चित्रकार निराश होकर अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को महाजन की इस करतूत के बारे में बताया। अपने पति को परेशानी में देख उसने चित्रकार को बादशाह अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाने की सलाह दी। पत्नी की बात चित्रकार को समझ आ गई और अगले ही दिन चित्रकार ने सारा हाल बादशाह अकबर के दरबार में जा सुनाया। बादशाह ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और साथ ही महाजन की भी महल में बुलवाया। सभी चित्रों को ध्यान से देखने के बाद बादशाह अकबर ने महाजन से पूछा, इन सभी चित्रों में कुछ कमी है क्या? महाजन ने कहा, जी हुजूर, इनमें से कोई भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। महाजन की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल पहले से ही दरबार में उपस्थित था और सारी बातें अच्छी तरह समझ चुका था कि महाजन चेहरे बदलने में माहिर हैं, इसलिए चित्रकार को परेशान कर रहा है। थोड़ी देर सभी चित्रों की ओर देखने के बाद बीरबल ने भी हर एक चित्र में कमियां निकालनी शुरू कर दी और चित्रकार को 2 दिन बाद महाजन का सुंदर सा चित्र बनाकर लाने के लिए कहा और महाजन को आदेश देते हुए कहा, अगर तुम्हें चित्र पसंद आ जाएं तो चित्रकार का मेहनताना देना होगा। इतना कहकर बीरबल ने दोनों को बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद चित्रकार को वापस बुलवाया और उससे 2 दिन बाद बड़ा सा दर्पण लाने को कहा। 2 दिन बाद जब दोनों दरबार में उपस्थित हुए तो चित्रकार ने वह दर्पण महाजन के सामने रख दिया और बोला, जनाब, ये चित्र तो एकदम सही है ना? महाजन बोला, लेकिन यह चित्र नहीं दर्पण है। यही तो असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। फिर बीरबल ने भी अपने स्थान से उठकर कहा, सही तो कह रहा है चित्रकार, यह तुम्हारा ही तो चित्र है। महाजन समझ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी बीरबल की हाँ में हाँ मिलाते हुए चीतकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार ने खुशी खुशी बीरबल का शुक्रिया अदा किया और महल से अपने घर की ओर चला गया। बादशाह अकबर कुछ मजाकिया इंसान थे। उन्हें मजाक बेहद पसंद था। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों को हुक्म दे डाला कि आज से उन्हें पहरेदारी पर लगाया जाता है। यह सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी परेशानी का हल मांगने लगे। तब बीरबल ने उन्हें हिम्मत देते हुई एक तरकीब बताई और कहा कि वो सब लोग अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर बांधकर पहरा देते हुए चिल्ला चिल्लाकर कहें, अब तो आन पड़ी हैं। दूसरी तरफ बादशाह भी अपना भेष बदलकर गश्त पर निकल पड़े। गश्त लगते वक्त बादशाह की नजर अचानक सेठों पर पड़ी। उनका ये निराला रूप देखकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उनसे पूछा, ये सब हैं? तब सेठों का मुखिया बोला, जहां पनाह हम लोग पुश्तों से गुड़ और तेल बेचते आए, भला हमसे पहरेदारी कहाँ हो पाएगी। बादशाह अकबर समझ गए कि ये बीरबल की ही तरकीब हैं और अपना हुक्म वापस ले लिया। रोशन जीवन के अंतिम पड़ाव में था, इसलिए वह तीर्थयात्रा पर जाना चाहता था। उसने अपने जीवन भर की कमाई एक जगह एकत्रित कर रखी थी।
जब उसके मन में तीर्थ यात्रा पर जाने का ख्याल आया तो उसने उसमें से कुछ अशर्फियां निकल ली और बाकी बची हुई 1000 अशर्फियां एक थैली में भर ली और अपने मित्र दीनानाथ को देते हुए बोला, मित्र, यह मेरे जीवन भर की कमाई है। अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। अगर मैं 1 साल के अंदर नहीं आ पाया तो तुम इन्हें किसी नेक काम में खर्च कर लेना। 1 साल तक ये अशर्फियां तुम्हारे पास मेरी एक अमानत हैं। अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं आकर वापस ले लूंगा। दीनानाथ ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपकी ये अमानत संभल कर रखूंगा। आप बिना चिंता किए आराम से तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। दीनानाथ की बात पर यकीन कर रोशन चला गया। इतना सारा धन देखकर दीनानाथ का मन बदल गया और उसने उन सारी अशर्फियों को हजम करने की ठान ली। 1 वर्ष बाद जब रोशन तीर्थ यात्रा से वापस आ गया और दीनानाथ के पास अपना धन लेने गया तो दीनानाथ ने धन देना तो दूर रोशन को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसे बेइज्जत करके घर से भगा दिया। बेचारा गरीब रोशन अपने दोस्त की इस हरकत पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन रोशन ने भी हार नहीं मानी और अपना धन दीनानाथ से लेने के लिए उसने बादशाह अकबर के दरबार में न्याय के लिए गुहार लगाई। अब दीनानाथ को भी दरबार में बुलाया गया, लेकिन दीनानाथ अभी भी रोशन को पहचानने से इनकार कर रहा था। रोशन के पास अपनी बात को साबित करने के लिए ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत। सच्चाई का पता करने के लिए बादशाह ने ये मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों से दोबारा पूछताछ की, लेकिन दीनानाथ अपनी बात पर अटल रहा। बीरबल ने रोशन से पूछा, तुमने किसके सामने अपना धन दीनानाथ को दिया था? हुजूर, बस एक आम के पेड़ के नीचे मैंने धन दिया था और कोई गवाह नहीं था। इसका मतलब तुम्हारा गवाह आम का पेड़ है। जाओ तो उस आम के पेड़ से कहो कि वो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे। अगर वो ना माने तो उसकी मिन्नतें करना, लेकिन पेड़ को गवाही के लिए लेकर आना। तभी तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल सकता है। बेचारा रोशन बड़बड़ाता हुआ चला गया। पेड़ भी भला गवाही दे सकता है। दीनानाथ और बीरबल महल में ही रोशन का इंतजार करने लगे। जब कुछ समय गुजर गया तो बीरबल बोला, अब तक तो रोशन आम के पेड़ के पास पहुंच गया होगा और उससे मिन्नतें कर रहा होगा। तभी दीनानाथ बोला, रोशन तो वृद्ध आदमी है, वो इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता। अभी तो उसे काफी समय लग जाएगा क्योंकि वहां का रास्ता भी साफ नहीं है। बीरबल शांत होकर रोशन का इंतजार करने लगे। बहुत देर बाद रोशन महल में आया और बोला, महाराज, मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की लेकिन वो वही का वही खड़ा रहा। अब आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं? बीरबल ने रोशन को आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पेड़ तुम्हारे पक्ष में गवाही देकर चला गया है। दीनानाथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पेड़ कब आया? मैं तो कब से यही बैठा हुआ हूँ। बीरबल बोले, दीनानाथ, जब मैंने तुमसे पूछा था कि रोशन उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा तो तुमने तुरंत इनकार कर दिया। इसका मतलब कि तुम उस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे। अब तुम सीधे सीधे अशर्फियों के बारे में बताते हो या मैं अपने तरीके से पूछूं? बेचारे दीनानाथ ने डर के मारे सब कबूल कर लिया। उसने रोशन से माफी मांगकर उसका सारा धन वापस कर दिया। बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से 2 रत्न बीरबल और तानसेन में एक बार किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। जब विवाद का कोई हल नहीं निकला तो दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह को अपने दोनों ही रत्न बहुत प्यारे थे, इसलिए वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। अत उन्होंने किसी और से फैसला कराने की राय दी। बीरबल ने पूछा, हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने की राय दी है तो कृपा करके ये भी बता दें कि हम किस महान व्यक्ति से अपना फैसला कराएं।
तब महाराज ने महाराणा प्रताप का नाम सुझाया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बादशाह अकबर की सलाह पर दोनों महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप सोच में पड़ गए। तभी तानसेन ने अपनी मधुर आवाज में रागिनी गानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर महाराणा प्रताप मदहोश होने लगे। तब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो बीरबल से भी रहा न गया और बोले, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो हमने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि अगर मेरा पक्ष सही होगा तो मैं 100 गाय दान करूंगा और मियां तानसेन का पक्ष सही हुआ तो वो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। ऐसा उन्होंने अपनी मन्नत में मांगा था। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथ में है। महाराणा एक हिंदू शासक थे, इसीलिए वो गोहत्या के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। बीरबल की ये बात सुनकर वो चौंक गए और उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष में फैसला सुना दिया। जब ये बात बादशाह को पता चली तो वो बहुत हंसे। 1904 शाम के 5:05 सुनील कुशवाहा 731811 एक बार अकबर अपने साथियों के साथ जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में चला गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थके हुए और प्यासे होने पर उन्होंने पास के गांव में जाने का फैसला किया और महेश दास नाम के एक युवा स्थानीय लड़के से मिले, जो तुरंत उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। लड़के को पता नहीं था कि अकबर कौन था, इसलिए जब अकबर ने छोटे लड़के से पूछा कि उसका नाम क्या है तो उसने उससे जिरह किया। उनके आत्मविश्वास और चतुराई को देखकर अकबर ने उन्हें एक अंगूठी दी और बड़े होने पर उनसे मिलने को कहा। बाद में लड़के को एहसास हुआ कि यह एक शाही अंगूठी थी और वह हाल ही में सम्राट अकबर से मिला था। कुछ वर्षों के बाद जब महेश दास बड़े हुए तो उन्होंने अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। वह दरबार में एक कोने में खड़ा था जब अकबर ने अपने अमीरों से पूछा कि उन्हें कौन सा फूल पृथ्वी पर सबसे सुंदर फूल लगता है। किसी ने उत्तर दिया गुलाब, किसी ने कमल, किसी ने चमेली, लेकिन महेश दास ने सुझाव दिया कि उनकी राय में यह कपास का फूल है। पूरा दरबार हंसने लगा क्योंकि कपास के फूल गंधहीन होते हैं। इसके बाद महेश दास ने बताया कि कपास के फूल कितने उपयोगी होते हैं, क्योंकि इस फूल से पैदा होने वाली कपास का उपयोग गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी लोगों के लिए कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। अकबर उत्तर से प्रभावित हुआ। तब महेश दास ने अपना परिचय दिया और सम्राट को वह अंगूठी दिखाई जो उन्होंने वर्षों पहले दी थी। अकबर ने खुशी खुशी उन्हें अपने दरबार में एक रईस के रूप में नियुक्त किया और महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाने लगा। बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि इस राज्य के सभी मूर्ख व्यक्ति की एक सूची बनाकर मेरे सामने पेशा किया जाए। जिस दिन बादशाह अकबर ने यह हुक्म दिया उस दिन ही बादशाह से दूसरे देश से एक व्यापारी मिलने आया। उस व्यापारी के पास कुछ अरबी घोड़े थे। बादशाह को अरबी घोड़े बहुत ही पसंद थे और वह व्यापारी अरबी घोड़ा बेचने ही आया था। बादशाह ने उस व्यापारी से वैसे ही 100 से ज्यादा अरबी घोड़ों की मांग किया। व्यापारी इस पर बहुत खुश हुआ और 100 का दाम लेकर बादशाह को कहा कि आपके पास कुछ समय में ही 100 अरबी घोड़े आ जाएंगे। उसके बाद वह व्यापारी बादशाह से विदा लेकर चला गया। कुछ ही दिनों में बीरबल ने राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति के सूची को तैयार कर लिया। सूची को तैयार करने के बाद बीरबल ने उस सूची को बादशाह अकबर के सामने पेश किया। उस सूची में बादशाह अकबर का नाम सबसे ऊपर था। अपना नाम सबसे ऊपर देख बादशाह ने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल ने बताया, बादशाह, आपने उस दिन 100 अरबी घोड़े के लिए उस व्यापारी को पूरा दाम दिया, लेकिन आप उस व्यक्ति को न तो जानते हैं
और न ही आपने उसके बारे में जानने की कोशिश किया। अब वह व्यक्ति आपके पास कभी आने वाला नहीं है और न ही आपको 100 अरबी घोड़ा मिलने वाला है। इस कारण आपका नाम मूर्ख सूची से सबसे ऊपर है। बीरबल के यह बात सुनकर बादशाह अकबर को अपने गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऐसी गलती न करने को तय कर लिया। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, यदि वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गए तो क्या होगा? बीरबल ने कहा, ऐसा होने पर आपका नाम इस सूची से हटा दिया जाएगा। यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर के साथ दरबार में मौजूद सभी हंसाने लगे। एक दिन की बात है। राजा अकबर ने एक सपना देखा। सपने में राजा ने देखा कि उनके मुंह के सभी दांत टूट चुके हैं, बस आगे 2 दांत ही बचे हैं। उसके दांत टूटने के कारण उसका चेहरा काफी बेकार हो गया। इस सपने के मतलब को जानने के लिए राजा अकबर ने राज्य और देश के बड़े से बड़े ज्योतिष को बुलाया जो इस सपने का मतलब बता सके। एक ज्योतिष ने राजा अकबर से कहा, आपके सपने का मतलब काफी बेकार है। आपके सभी लोग आपके पहले ही मर जाएंगे। सबके मरने के बाद आप मरेंगे। यह सुनकर राजा अकबर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। राजा ने उस ज्योतिष को जाने से मारने का आदेश दे दिया। यह आदेश सुनकर बीरबल खड़े हुए और बोले, बादशाह, मैं आपके सपने का मतलब बताना चाहता हूँ। राजा अकबर ने कहा, इज्जत है। बीरबल ने कहा, आपके सपने का मतलब है कि आपकी उम्र दूसरे से सबसे ज्यादा है। आप काफी लंबे समय तक जीवन जीने के लायक है। सपने का यह मतलब सुनकर राजा अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से कहा, तुम क्या मांगते हो? मैं तुम्हें हर एक चीज देने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने कहा, इस ज्योतिष को न मारा जाए। इसने भी सपने का सही मतलब बताया है, लेकिन इसे सही से बताने नहीं आया है। बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर बहुत खुश हुए और ज्योतिष को आजाद कर दिया। यह भी पढ़े परी की कहानी। रसोइया का बीरबल से सवाल। अकबर बीरबल स्टोरी। रसोइया का बीरबल से सवाल। रसोइया का बीरबल से सवाल। बादशाह अकबर के दरबार में एक खाना बनाने वाला रसोइया रहता था। वह रसोइया बीरबल को पसंद नहीं करता था। वह बादशाह अकबर के मुंह से बीरबल के तारीफ को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। एक दिन जब बादशाह भोजन कर रहे थे तो उस रसोइया ने अकबर ने कहा, बादशाह, मैं दरबार में बीरबल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तभी ही मैं बीरबल को बुद्धिमान मान सकता हूँ। इस पर अकबर तैयार हो गए। दरबार लगा। दरबार से सभी लोग हाजिर हुए। दरबार में रसोइया भी आया और बोला, मैं बीरबल को बुद्धिमान तब ही मानूंगा जब बीरबल मेरे 2 सवाल का जवाब सही दे पाएंगे। अकबर ने कहा, अपने सवाल बीरबल से पूछो। रसोइया ने सवाल पूछना शुरू किया। एक, इस जमीन का केंद्र कहाँ है? 2 आकाश में कितने तारे मौजूद हैं? यह प्रश्न को सुनकर बीरबल मन ही मन हंस दिए। फिर बीरबल ने सवालों का जवाब देना शुरू किया। इस जमीन का केंद्र मेरे पैर के पास है। अगर तुम्हें यकीन न हो तो इस धरती को नाप कर देख लो। अगर यह केंद्र न हुआ तो फिर तुम मुझसे बात करना। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है कि जितना तुम्हारे सर में बाल है उतना ही आकाश में तारे हैं। फिर भी तुम्हें यकीन न हो तो पहले अपने सर के बाल को गिन लो, फिर आकाश में मौजूद तारे को गिन लो। एक भी कम ज्यादा नहीं हो सकता है। अपने सवालों का इस प्रकार ने जवाब सुनकर रसोइया कुछ न बोल सका। रसोइया ने अपनी गलती को मान लिया और फिर कभी बीरबल के सामने कोई सवाल करने के बारे में नहीं सोचा। यह भी पढ़े भूत प्रेत और आत्मा की कहानी। जनता के खुशी का कारण। जनता के खुशी का कारण। जनता के खुशी का कारण।
एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। बादशाह अकबर ने बीरबल ने कहा, हमारे राज्य की जनता कितनी खुश है। जनता की खुशी का कारण सबसे ज्यादा हमारे राज्य के ईमानदार व्यक्ति हैं। अगर राज्य में ईमानदार व्यक्ति न होते हैं, हर एक स्थान पर इतनी खुशी न होती है। इस पर बीरबल ने जवाब दिया, बादशाह, जनता की खुशी का कारण ईमानदार व्यक्ति नहीं है, बल्कि दंड मुख्य कारण है। बादशाह अकबर ने कहा, वह कैसे? इसको मैं नहीं मान सकता हूँ। बीरबल ने कहा, बादशाह, यही सत्य है। फिर बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम ऐसे साबित कर सकते हो? बीरबल साबित करने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने बादशाह अकबर से राज्य में घोषणा करवाने को कहा। उस घोषणा में कहा जाए कि राज्य के हर एक व्यक्ति को रात के समय पीपल के पास वाले कुएं में 1 लोटा दूध डालना है। बादशाह अकबर ने ऐसा ही किया। पूरे राज्य में इसकी घोषणा करवा दी। रात के समय राज्य के सभी लोग अपने अपने हाथ में लोटा लिए कुएं के पास आते हैं और कुएं में दूध को डालकर चले जाते हैं। सुबह हुए और जब बादशाह अकबर और बीरबल कुएं पास गए तो उन्हें उस कुएं में बस पानी ही पानी नजर आया। कुएं बस पानी को देख बादशाह अकबर ने बीरबल ने कहा, जनता ने तो कुएं में दूध डाला था, लेकिन इस कुएं में तो बस पानी ही पानी है। इस पर बीरबल ने कहा, बादशाह, वास्तव में किसी ने भी इस कुएं में दूध को नहीं डाला। सभी को लगा कि सभी तो कुएं में दूध ही डालेंगे। अगर मैं इस कुएं में पानी को डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? बादशाह अकबर को समझ आ गया कि अपने देश को खुश रखने और सुरक्षित रखने के लिए नियम कानून बनाने चाहिए और गलती होने पर दंड भी देना चाहिए। यह भी पढ़े बेहतरीन हिंदी कहानियां सीख के साथ। बादशाह अकबर के 5 सवाल अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर के 5 सवाल अकबर बीरबल स्टोरी। बादशाह अकबर के 5 सवाल अकबर बीरबल स्टोरी। बादशाह अकबर को सवाल पूछने की आदत हो गई थी। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में बैठे बैठे 5 सवाल को दरबार में मौजूद सभी लोगों से पूछा। बादशाह अकबर के सवाल कुछ इस प्रकार से थे। 1. कौन सा फूल सबसे अच्छा? 2. किसका दूध सबसे अच्छा? 3. कौन सा मिठास सबसे अच्छा? 4. कौन सा पत्ता सबसे अच्छा? 5. कौन राजा सबसे अच्छा? बादशाह अकबर के यह सवाल सुनने के बाद दरबार में मौजूद बहुत से लोगों ने अपना अपना जवाब बताया। कोई किसी फूल को अच्छा बताता तो कोई किसी जानवर का दूध सबसे अच्छा बताता तो वही कोई सबसे अच्छा पत्ता आम के तो नीम के पत्ते को सही बता। जब इतने से काम नहीं चला तो वह बादशाह अकबर को सबसे अच्छा राजा बताने लगे। लेकिन बादशाह अकबर किसी के जवाब से खुश न हो सके। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से जवाब देने को कहा। बीरबल ने राजा के 5 सवाल के ऐसे जवाब दिया। बीरबल ने कहा, बादशाह, आपके पहले सवाल का जवाब है कपास का फूल सबसे अच्छा होता है। इसका कारण है कि कपास के फूल से ही कपड़ा बनता है और उस कपड़े से हम अपने शरीर को ढक पाते हैं। दूसरे सवाल का जवाब है माँ का दूध। माँ का दूध ही बच्चे के शरीर के विकास में मदद करता है। आपके तीसरे सवाल का जवाब है वाणी। वाणी से मीठा कुछ भी नहीं हो सकता है। वाणी दुश्मन को दोस्त बना सकती है। चौथे सवाल का जवाब है पान का पत्ता। पान का पाता है जिसे इंसान अपने मुंह से चबाता है और पान इंसान के मुंह के शोभा को बढ़ा देता है। आपके आखिरी सवाल का जवाब है इंद्र सबसे अच्छे और श्रेष्ठ राजा है। इसका कारण है कि उनकी कृपा से ही वर्षा होती है। वर्षा के कारण ही यह धरती इतनी हरी भरी रहती है और हम इंसान इस धरती पर जीवित है। अपने सभी सवालों का सही जवाब सुनकर अकबर बहुत ज्यादा ही खुश हुए।
राजा अकबर ने बीरबल को बहुत से उपहार भी दिए। एक दिन की घटना है कि बादशाह अकबर और बेगम दोनों भोजनोपरांत बाग में झूला झूलते हुए सानंद गपशप लड़ा रहे थे। अचानक बेगम की ऊर्ध्ववायु खुली, जिससे बादशाह बहुत चिढ़ गया और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर एक बाग में कैदी की सूरत में नजरबंद कर दी गई। बादशाह अकबर को वही धुन सवार थी। दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों को भी अधोवायु निकलती है? अधोवायु निकलने के कारण बेगम का दंडित होना सब पर विदित था। इस कारण एक स्वर से सभी ने इनकार कर दिया और उस दिन का दरबार समाप्त हुआ। जिस दिन की यह बात थी उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गया था। इसलिए जब कई दिन पश्चात वह लौटा तो बादशाह ने वही प्रश्न बीरबल से भी किया। भला बीरबल कब चूकने वाला था? वह झट बोला, पृथ्वीनाथ। जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है उसी तरह मुझे भी होती है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुआ और उससे बोला, वाह खूब अच्छे रहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हें कैसे सरने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें आने की आज्ञा न दूं कदापि न आना। बीरबल हाजिर जवाब था। उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, परंतु मौका देखकर काम करना बुद्धिमानों का काम है। बादशाह अकबर को अपने ऊपर बहुत नाराज देख वहां से वह तत्काल बाहर चला गया। बेगम को नजरबंद हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन उसने अपने नजरबंदी के कष्टों से उबकर बीरबल को बुलवाया और उससे आजिजी कर बोली, बीरबल, आपकी मदद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कोई तरकीब निकालकर मुझे इस निबिड़ कैद से मुक्त करो। मेरा जीवन असंभव हो रहा है। बीरबल ने कहा, दूसरे की वकालत वही कर सकता है जो निर्दोष हो। मैं तो खुद ही तुम्हारे दोष में शामिल हूं। तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? यह भी पढ़े जानिए बीरबल की बेटी ने कैसे निकाला बैल का दूध, जिससे उड़ गए अकबर के होश। बैल का दूध। बेगम बीरबल को भली भांति जानती थी, अतएव उसकी बात बीच में ही काटकर बोली, बीरबल, तुमको मैं भली भांति जानती हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह अकबर तुमसे भले ही नाखुश हों, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बेगम की इस युक्तिसंगत बात